नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जो फूड को जो कहती है आहार ही औषधि है। एक तो राइट आहार हो, राइट टाइम पर लिया जाए, राइट मात्रा में लिया जाए और राइट कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो वो आहार आपके लिए औषधि है। तो रोग जैसी कोई चीज़ नहीं, जब अशुद्धियाँ रुकती है कहीं पर तभी रोग आते हैं, क्योंकि जहाँ पे अशुद्धि रुकती है वो उस ऑर्गन को धीरे 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 कमज़ोर करती जाती है और अंगों की कमज़ोरी वही रोग है। तो गुड डाइट मैं बहुत ब्रीफली अगर कहना चाहूँ तो सीज़न अनुसार, भूख अनुसार अच्छे से चबाकर लिया जाए तो हर भोजन गुड ही है। कोई भी साधन बसाते हैं, जैसे मोबाइल लाते हैं, इतना महंगा मोबाइल होता है तो पहले हम कवर लाते हैं, क्यों? उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये शरीर के अंगों की कीमत आप निकालो तो मोबाइल से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही है। तो कितना उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नमस्ते, ओम शांति। मैं हरीश मोयाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइंडफुल मोमेंट्स में। और मैं कई दिनों से एक हमारी सिस्टर हैं उनसे बात करने के लिए प्लान कर रहा था और मैं सोच रहा था कब ऐसा हो जो वो स्टूडियो में आए और जो थोड़ी सी बातें उनसे मैंने की थी वो आप सभी तक भी पहुँचे। बिकॉज़ मैं ना सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं उन सब का जीवन जो है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, है ना। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आज हमारे बीच स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारी बहुत प्यारी स्माइल वाली किंजल दीदी। और किंजल दीदी के बारे में सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगा कि किंजल दीदी ने मुझे आज से कुछ 6-7 साल पुराना एक अपना पिक्चर दिखाया था और उन्होंने वो पिक्चर दिखा के मुझे बताया कि ये मैं थी। मैं आई होप आई विल शेयर दैट पिक्चर। और उसके बाद इन चंद सालों में उन्होंने जो अपने जीवन में परिवर्तन किया वो कैसे हुआ, वो मैजिक कैसे हुआ और क्या हम भी वो अपने जीवन में मैजिक ला सकते हैं, तो वो जानने के लिए आज किंजल सिस्टर साक्षात हमारे बीच माइंडफुल मोमेंट्स में प्रेजेंट हैं। तो आपका बहुत स्वागत है सिस्टर हमारे इस शो में जिसका नाम है माइंडफुल मोमेंट्स। और सचमुच में आज माइंडफुल मोमेंट्स ऐसा होगा कि आज के बाद में सभी लोग बड़ी माइंडफुल डाइट और माइंडफुल लाइफस्टाइल कर लेंगे अपना। सबसे पहले तो एक आप आए हैं तो स्वागत की परंपरा है तो आपका तहे दिल से स्वागत। और मैं सोचता हूँ कि एक शुरुआत में एक ऐसी बात पूछूं जो कि सबके जहन में एक सवाल रहता है कि हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम तो साधारण खाना खा रहे हैं, फिर भी कई बार साधारण खाना खा के भी ऐसी क्रोनिक डिसीज़ बोलें या ऐसी जटिल बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो आज आप कुछ ऐसा ये पॉडकास्ट में मैजिक कर दो कि अगले ये जो 15-20 मिनट है ना, आपकी बातें हमारे दिल में उतर जाएं और छोटी छोटी ऐसी टिप्स बता दीजिए जिसमें घरों में रहते हुए भी लोग स्वस्थ रह सके। जी ज़रूर। तो ओवर टू यू, पहले आप इसे शुरू करते हैं कि आप कुछ बताना चाहें अगर, कि वो ट्रांजिशन फेज जो शुरू से आखिरी तक हुआ उसमें मेन लीड क्या था? मेरा हेल्थ का ट्रांजिशन आप पूछ रहे हैं ना, एक तो ओबेस थी वो तो था ही, लेकिन बहुत लोग ट्राई तो करते ही है वेट लॉस का और सक्सेसफुल भी रहते हैं, लेकिन एक है कि थरली करना और ऐसे करना कि आप रिवर्स ना हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा, ओबेस होना कोई बड़ी इतनी ख़राब बात भी नहीं है। कुछ लोग स्ट्रक्चर वाइज मोटे हो सकते हैं, जैसे वात पित्त और कफ में कफ प्रकृति वाले थोड़े से हेल्दी मोटे रहते हैं, लेकिन साथ में हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आपने पिक्चर देखी थी उसमें मोटापा तो था लेकिन रोग बहुत सारे थे जो आज नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि नेचुरोपैथी फॉलो किया इतने साल। तो एक चीज़ पहली जो मैंने समझी नेचुरोपैथी के बारे में, लोगों को लगता है कि काढ़ा पीना, जूस पीना, सूप पीना, सैलड, फ्रूट ये खाना वो नेचुरोपैथी होता है, लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल चीज़ है। नेचुरोपैथी का सिंपल मीनिंग है आपका हर ऑर्गन अपने नेचर में काम करे। अच्छा। जब वो नहीं करता है तब हम डिसीज्ड हैं, जब हर ऑर्गन अपने नेचर में काम करता है तो हम डिसीज़ फ्री है। सो इतने सालों की जर्नी में जो अगर कोई चेंज आया तो वही कि अंगों ने अपने नेचर में काम करना फिर से शुरू किया। तो आज शरीर वही है पर तकलीफ़ें वो नहीं है। तो
हाँ बहुत सारा चेंज किया, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्टेट ऑफ माइंड, तो वो सब तो आज हम डिटेल में शेयर करेंगे ही। तो बस वही एक की है टू बिकम हेल्दी। तो अक्सर जैसे आपने बताया कि हम लोगों को तो बचपन से जो हमको भैया ज्ञान मिला है वो यही मिला है कि ये हुआ तो ये खा लो, ये हुआ तो वो पी लो, ऐसा है तो ये खा लो। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे नेचुरोपैथी में एक भीतर की आंतरिक शक्ति, एक ऊर्जा को जागृत करने की एक व्यवस्था होती है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे देख रहे हैं, बहुत सारे तो हमारे बहुत भोले भाले लोग होते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि नेचुरोपैथी है किस चिड़िया का नाम क्योंकि हमने एलोपैथी सुना है, होम्योपैथी सुना है और भी पैथियाँ सुनी है अलग अलग, आयुर्वेद को जानते हैं जी। बट नेचुरोपैथी कैसे वर्क करता है और क्या है वो, जैसे आपने बताया कि सिर्फ काढ़ा पीना और जूस पीना नहीं है, तो थोड़ा सा नेचुरोपैथी का डिटेल अगर आप बता सकें। ओके। जैसे आपने कहा कि पैथीज बहुत सारी है, हर पैथी का शरीर को देखने का नज़रिया भी बहुत अलग है और नज़रिया अलग है देखने का, तो ट्रीट करने का तरीका भी अलग है। जैसे एलोपैथी में इट्स कम्प्लीटली केमिकल बेस्ड, आयुर्वेद में सारा नेचर ही है, लेकिन कुछ पत्ते, काढ़े, ये सब औषधियाँ जो कि हमारा फूड नहीं है। जैसे मैं कहूँ, आपने कभी तो नीम का रस पिया होगा, हाँ जी, है ना? तो नीम का रस हमें अंदर से क्योर करता है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो वो सही बात है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो भी राइट है। पर क्या वो फूड है हमारा? नहीं। कैसे पता चला? कड़वा बहुत रहता है। एग्जैक्टली आप जब उसको डालते हैं तो जी मिचलाने लगता है, आपको लगता है नहीं पी सकता मैं। तो जो चीज़ आपका शरीर स्वीकार नहीं करता, तिरस्कार करता है, वो औषधि हो सकता है, वो दवाई हो सकता है, वो फूड नहीं हो सकता। नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी है जो फूड को, जो कहती है आहार ही औषधि है। अच्छा। आप आहार को, एक तो राइट आहार हो, राइट टाइम पर लिया जाए, राइट मात्रा में लिया जाए और राइट कॉम्बिनेशन में लिया जाए, तो वो आहार आपके लिए औषधि है जी। जैसे हमारे इंडियन हाउस होल्ड की बात करूँ तो हमारे भोजन बनाने का तरीका ही इतना अद्भुत है। जैसे मैं कहूँ आलू की कोई भी चीज़ बनेगी तो उसमें सबसे ज़्यादा अदरक या फिर अजवाइन का यूज़ करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आलू वो वायु करने वाली चीज़ है। तो हमारे एंसेस्टर्स को ये अच्छी समझती कि वायु को काटता कौन है, तो अदरक और अजवाइन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अरहर और तुअर की दाल है या तुअर की दाल, तो उसमें तड़का तो हर दाल में लगता है, हींग हर दाल में हम डालते हैं, लेकिन अरहर की दाल में हींग थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ होती है, नॉट फॉर टेस्ट, क्योंकि वो सबसे अधिक वायु करने वाली है जी। तो हर चीज़ की तासीर क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, तो किस मात्रा में लेना चाहिए, ये समझ होना और उसको फॉलो करना, वही नेचुरोपैथी है। जैसे मैं आपको पूछूं, क्या आइसक्रीम, चॉकलेट, मैदा हेल्दी चीज़ है बॉडी के लिए? क्या कहेंगे? हेल्दी का तो नहीं पता, और बच्चों को टेस्टी बहुत लगता है। टेस्टी है सिर्फ टेस्टी होना, हेल्दी होना दोनों अलग बात है। फिर भी मैं कहूँगी मैदा कोई भी नहीं कहता कि वो हेल्दी है, फिर भी हम खाते हैं तो हम कहेंगे हाँ। तो जो मुझे पता है कि ये हेल्दी नहीं है उसको छोड़ दिया, तो मेरा वो नेचुरोपैथी हो ही गया। नेचुरोपैथी ऐसी पैथी नहीं जो आपने सुनाया कि ये हो गया ये ले लो, वो हो गया वो ले लो, नहीं। उसका एक सिंपल सिद्धांत है कि आप शरीर को अंदर से एक तो क्लीन रखो, तो रोग जैसी कोई चीज़ नहीं। जब अशुद्धियाँ रुकती है कहीं पर तभी रोग आते हैं, क्योंकि जहाँ पे अशुद्धि रुकती है वो उस ऑर्गन को धीरे 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 कमज़ोर करती जाती है, और अंगों की कमज़ोरी वही रोग है। तो बॉडी को सक्षम बनाना, अंगों को सक्षम बनाना, इम्यूनिटी को बिल्ड करना, ये उसका बेसिक है। तो ये जैसे अभी आपने बताया कि अरहर की दाल में हींग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, या हम लोग जब आलू बनाते हैं तो अजवाइन या अदरक का प्रयोग ज़्यादा, तो ये हमें कैसे पता चले कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ हो रही है? हम मतलब कोई ऐसा बेसिक चीज़ अगर स्ट्रक्चर, क्योंकि आयुर्वेद की तो बहुत सारी किताबें हैं जी, तो ऐसा कोई, या तो आप पीडीएफ हमसे शेयर कर देना तो हम ऑडियंस को दिखा देंगे यहाँ पे जी। मैं तो सिंपल बात करूँगी, इंडियन कुकिंग की बात करूँ तो हमारा जो मसाले का डिब्बा होता है उसमें करीब 7-8 चीज़ें रेगुलर यूज़ होती हैं। जैसे जीरा, मैं बताता हूँ, देखिए जीरा, राई, हमारे यहाँ तो उसमें हींग भी रखी रहती है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, पहले गरम मसाला रखते थे पर वो एक बार आपसे मिला था तब से बंद कर दिया और काला नमक, सेंधा नमक भी होता है जी। और कई लोग उसमें सौंफ भी रखते हैं जी। हमारे यहाँ तो इतना ही है जी। तो अजवाइन भी है, सॉरी हाँ जी। तो इन सब मसालों की अपनी अपनी तासीर है। जैसे मैं कहूँ जीरा है तो तासीर में वो ठंडा है,
इसीलिए आप देखना दही खा रहे हैं या छाछ पी रहे हैं तो उसमें जीरा का पाउडर डाला जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर गर्म है। अच्छा। जो मेजॉरिटी लोग नहीं जानते। तो उस अच्छा। तासीर को बैलेंस करने के लिए, कुछ हद तक बैलेंस करने के लिए उसमें जीरा पाउडर डाला जाता है। अच्छा। वैसे ही जैसे राई आपने कहा तो वो तासीर में गर्म है। फिर अजवाइन है तो वो वायु को काटता है। हींग है वो भी वायु को काटने का काम करती है। कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर है तो धनिया पाउडर भी तासीर में ठंडा है। जैसे आप कभी बैंगन की सब्जी पकाएंगे, जो भरता बैंगन होता है उसमें सबसे अधिक जीरा और धनिया पाउडर डाला जाता है, क्योंकि दोनों की तासीर ठंडी है जबकि बैंगन की तासीर गर्म है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस तरह से मसालों को यूज़ किया। जबकि अभी का टाइम कैसा हो गया, यूट्यूब इतना फास्ट स्प्रेड हो चुका है तो लोग अलग अलग रेसिपीज ट्राई करते हैं, टेस्ट के हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशंस ले आए। इसमें तासीर का बैलेंस पूरा बिगड़ गया। प्लीज़ जो भी रेसिपी चैनल वाले, एक तो मेरे बहुत ख़ास हैं ऐसा मत करो कि कोई बीमार हो जाए। आप पहले ना वो डाइट का सिद्धांत, क्योंकि हमारे बताए खाने से अगर कोई बीमार हो जाए ना तो पाप चढ़ता है। प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ, कहीं ना कहीं बोझ तो चढ़ता है, पाप नहीं बोल सकती मैं लेकिन हाँ, हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये 7-8 जो मसाले हैं उतना रिसर्च तो हम कर सकते हैं कि तासीर क्या है। बाकी जो फूड हम ले रहे हैं कहीं ना कहीं तो सबको पता होता ही है कि ये गर्म है, ये ठंडा है। तो उस हिसाब से भोजन पकाना चाहिए और खाना चाहिए। हमेशा टेस्ट के लिए नहीं। हाँ, कभी कभी मन है खाना, वो बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ही स्वाद के लिए खाना वो फिर रोग की तरफ ले ही जाता है। अच्छा, मतलब खाना स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, ये मैंने नहीं कहा खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस, प्रायोरिटी हमारी हेल्दी फूड की तरफ। अगर कोई इंसान एकदम हेल्दी है, जिसको कोई रोग नहीं है जी, और वो आगे भी स्वस्थ रहे, तो उसे कैसा खाना खाना चाहिए? वो स्वस्थ किस हिसाब से हैं, तो मतलब क्या पैटर्न फॉलो करके वो स्वस्थ है, तो उनको वो कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं 12 साल के, 14 साल के, जनरली उनकी बॉडी स्वस्थ ही रहती है, तो उनको हम क्या ध्यान दें उनके लिए कि लाइक क्या भोजन उनके लिए हम परोसे? जी, अभी पहली चैलेंज अभी के टाइम में, एक तो लोग जो देखते हैं वो पसंद करते हैं जी। तो बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स ये लोग बर्गर के, ये वो हर अलग अलग चीज़ के देखते हैं बच्चे। तो इट्स क्वाइट अपीलिंग टू द माइंड ऑल्सो कि हम ये खाएं, या तो स्मेल उसकी बहुत अपीलिंग है तो इच्छा हो जाती है कि खाएं। फिर भी एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमें आध्यात्मिकता में भी बताया जाता है कि ज्ञान के बिना ध्यान नहीं लग सकता। ठीक वैसे ही ज्ञान के बिना आप ध्यान रख भी नहीं सकते। जैसे हेल्थ के लिए बॉडी का ध्यान रखना होता है तो उसके लिए फिर मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए। तो मैं कहूँगी कि पहले तो बड़े एजुकेट हो कि थोड़ा सा नॉलेज कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, और फिर बच्चों को उस हिसाब से ढालना। जो चीज़ बार बार आपके कनेक्शन में आ रही है उसके प्रति आपका प्रभाव कहो, लगाव कहो, झुकाव कहो, वो बढ़ता जाता है। तो बच्चों को काफ़ी हद तक आप घर का हेल्दी फूड खिला सकते हैं। हाँ, उनको छूट भी देना ज़रूरी है क्योंकि आप सप्रेस नहीं कर सकते उनको। या तो फिर जो चीज़ वो बाहर खाना पसंद करते हैं उसका कुछ मॉडिफिकेशन करके, सब्स्टिट्यूट, या यू कैन से सब्स्टिट्यूट, आप घर पे अगर उसको पका सकते हैं तो वो करना चाहिए। बट मैं कहूँगी सप्रेस कभी नहीं करना चाहिए किसी की भी डिज़ायर्स को। तो मतलब अगर किसी को पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर खाना है तो उसका सब्स्टिट्यूट हम लोग कुछ ऐसा बनाएं जो हेल्दी हो। जैसे पिज़्ज़ा में मैदे का बेस, वो क्रस्ट यूज़ होता है। हाँ। तो वो तो गेहूं के आटे से भी इजीली बनता है। हमारी एक सिस्टर है, उनका कैफ़े है, तो वो बार्ले के उससे बेस से उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया था। और वो बहुत टेस्टी था। एग्जैक्टली। तो है, ऑप्शंस अवेलेबल है, बस थोड़ा सा हमें रिसर्च एंड मेहनत वो करना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो ऑर्डर किया, आ गया, हमने खा लिया। घर पे आपको बनाने में थोड़ी मेहनत तो है। तो ऐसा करते हैं ना, देखो अब सिस्टर ने तो बोल दिया रिसर्च, अब कहाँ हम लोग रिसर्च करने बैठेंगे। तो ऐसा करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें आज हम उनसे पूछ के छोड़ेंगे। आप चिंता मत करो, 2-3 रेसिपी हम ले लेंगे जी सर। तो आज सबसे अच्छी बात, देखिए आपकी तरफ से ही पूछ रहा हूँ मैं कि अभी आपने फिर से बोला ना, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन अभी भी थोड़ा सा वहाँ है कि अगर हम सीधी बातों में पूछे तो व्हाट इज़ गुड डाइट एंड व्हाट इज़ बैड डाइट, तो वो एक थोड़ा सा बाइफर्गेशन आप बता दीजिए कि भाई इतना तो हम ध्यान रख ले कि ये पॉडकास्ट देखा था, उसमें बताया था ये नहीं खाना चाहिए और ये खाना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें बता दीजिए, या गुड डाइट बैड डाइट आप अपने हिसाब से। ओके,
अब गुड डाइट और बैड डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये थोड़ा विस्तार हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में लेती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति को किडनी डिसीज़ है तो उसको डॉक्टर बोलेंगे 2-3 ग्राम से ज़्यादा रोज़ नमक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो नमक उनके लिए नुकसान करने वाला है, जबकि हम तो उससे ज़्यादा नमक रोज़ ही खा रहे हैं। तो हमारे लिए वो उतना बैड डाइट में नहीं जाएगा। लेकिन डिसीज़ के हिसाब से कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। जैसे मैं आर्थराइटिक पेशेंट्स की बात करूँ, अभी के टाइम में लोगों को जॉइंट पेन्स बहुत बढ़ गए हैं, आर्थराइटिस भी बहुत बढ़ चुका है। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ऐसा फूड जो शरीर में वायु को बढ़ाता है। आर्थराइटिस को सादी भाषा में वात रोग बोलते हैं, शरीर में वात बढ़ने से होने वाला रोग। तो मेरा हमेशा, मेरे लिए वो तब गुड डाइट क्या होगा, तो वायु करने वाली चीज़ों का मैं कुछ समय के लिए त्याग करूं। क्योंकि लोग डरते हैं कि ये लोग लाइफ टाइम के लिए छुड़ा देंगे। कभी कोई डाइट लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ना होता, बट टेम्पररी एटलीस्ट जब तक हम ठीक हो जाए तब तक तो उसको छोड़ना, त्याग करना ज़रूरी है। क्योंकि एक सूत्र भी हमें सुनाया जाता है ना कि त्याग से भाग्य बनता है। तो त्याग किस प्रकार का हम करते हैं और भाग्य उसी अनुसार बनता है। लोग कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य वो पहला भाग्य है ना। आपके पास करोड़ों रुपए है बट स्वास्थ्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं जी, है। वो देखा भी हमने कोविड में अभी जी जी जी। तो ये बात है कि उस टाइम पे क्या चीज़ मेरे लिए अनहेल्दी हो सकती है, तो रोग के प्रकार को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कोई हेल्दी ही है और मुझे हमेशा हेल्दी रहना है तो मैं क्या ले सकता हूँ गुड डाइट। तो मैं कहूँगी संसार में जो चीज़ें हमें नेचर बनाकर तैयार करके देती है वो तो सारी ही हेल्दी है। और दूसरा, जितना मेरा शरीर मुझे अलाउ करता है पाचन करने में वो सारी चीज़ें हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि फ्रूट्स ही हेल्दी है, सब्जियां और सैलेड ही हेल्दी है। इवन अनाज, हम भले ना गेहूं की रोटी ले लें, वो भी हेल्दी हो सकती है अगर मैं उसे सही भूख पर लूं और अच्छे से चबा कर लूं, तो वो भी शरीर के लिए अमृत ही है। और दूसरा, हर सीज़न में प्रकृति हमें अलग अलग अनाज देती है। आप जब सीज़न अनुसार सब्जियां, फ्रूट और अनाज लेते हैं तो वो गुड डाइट में आता है। जैसे मैं कहूँ बाजरे की तासीर गर्म है तो मेजॉरिटी लोग उसको ठंड की मौसम में ही खाएंगे। लेकिन आजकल ये भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लेकिन वो किसी ने बोल दिया कि भाई गेहूं नहीं खाना है या चावल नहीं खाना है, तो बाजरे की रोटी गर्मी में भी खा ही लेते हैं लोग, पर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ने हमें ज्वार भी दिया है, जौ भी दिए हैं। ज्वार और जौ दोनों तासीर में ठंडे हैं, तो सीजन के हिसाब से गर्मी है तो मैं ये अनाज लूँ। आप पंछियों को देखो, वो तो उनका भोजन क्या रहता है, जो उगा है वही खाएंगे। उनका कोई अलग से प्रोडक्शन तो रहता नहीं जैसे ह्यूमंस का रहता है। तो ज्वार उगी है खेत में तो वो लोग ज्वार 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 ही खाते रहेंगे जब तक सीजन है। तो आप उनकी हेल्थ देखो, 10 कबूतर उड़ेंगे तो एक जैसे दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते कि मैंने अभी देखा था वो कौन सा। उनकी उड़ान देखो तो एक जैसी। लेकिन इंसान अगर 10 एक साथ चलना शुरू करे तो चाल बदल जाती है। कोई फास्ट चलेगा, कोई स्लो चलेगा जी। क्योंकि हम सभी के आहार अलग है, हम सभी की इच्छाएं, सभी की पाचन सब कुछ अलग है, उनकी भी अलग रहती है। फिर भी वो प्रकृति के नियम अनुसार चलते हैं। भूख लगती है तब खाते हैं, भूख लगती है उतना खाते हैं, सीज़न अनुसार खाते हैं। तो गुड डाइट मैं बहुत ब्रीफली अगर कहना चाहूँ तो सीज़न अनुसार, भूख अनुसार अच्छे से चबाकर लिया जाए तो हर भोजन गुड ही है। और एक चीज़ आपने अगर कभी जाना हो विरुद्ध आहार के बारे में कि बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो आपस में विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे एक जनरल तो सभी को पता होता है दूध और दही, भले दही दूध में से ही बना है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका पूरा गुणधर्म बदल गया। अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करके ली जाए तो वो शरीर में नुकसान कर सकती है। तो एक विरुद्ध आहार का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि कितना डिटेल में जानेंगे, फिर भी मैं कहूँगी हम कोई भी साधन बसाते हैं, जैसे मोबाइल लाते हैं, इतना महंगा मोबाइल होता है तो पहले हम कवर लाते हैं, क्यों? उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये शरीर के अंगों की कीमत आप निकालो तो मोबाइल से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ही है। उनको तो कितना उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वंडरफुल। जैसे अभी आपने सिस्टर बताया कि किसी को अर्थराइटिस हो तो उसको वात करने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो ये इन्फॉर्मेशन का कोई सोर्स कहीं से आप सजेस्ट करेंगे जैसे पता चल जाए कि भाई ये चीज़ें वात करती है, या जिसकी और कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या चीज़ें, जैसे आपने अभी अर्थराइटिस एक बोला लेकिन कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो शुगर में कुछ फ्रूट्स होते हैं जो
नहीं खाते, लेकिन नेचुरोपैथी में मैंने सुना है कि उनको फ्रूट्स खिला देते हैं, जैसे मैंगो के सीज़न में वो लोग जिनको डायबिटिक जो लोग हैं उनको भी मैंगो खिलाते हैं, या सीताफल जो आता है वो जिसको कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, वो भी खिला देते हैं। तो ये थोड़ा मुझे बताएंगे कि लाइक यू नो ये कैसे पता चले कि ये फल या ये अनाज हमारे लिए ठीक है या नहीं। आपने मौसम का तो बता दिया, पर मौसम में भी कुछ फल ऐसे आते हैं जो डॉक्टर मना कर देता है जी कि भाई आपकी शुगर है इतनी तो अब आप केला मत खाओ, या आप मैंगो मत खाओ, आप सीताफल मत खाओ, और नेचुरोपैथी वाले तो वो भी खिला देते हैं। तो ये बड़ा मतलब ये तो विरुद्धाहार तो बाद में समझेंगे, पहले ये विरुद्ध मानसिकता जो है इसको पहले आप बताइए कि कैसे हम समझें कि कब कैसे क्या खाएं। जी, तो आपने डायबिटीज़ पे पूछा, मैं थोड़ा सा उस पर पहले शुरू करती हूँ कि डायबिटीज़ में नेचुरोपैथी में तो हम फ्रूट्स खिलाते भी हैं, लेकिन हर डायबिटिक पर्सन का जो पैटर्न रहता है वो सेम नहीं रहता है। मैं अपना थोड़ा अनुभव सुनाती हूँ कि ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी होते हैं जिनको आप कॉर्न खिला दो, गाजर या बीटरूट खिला दो तो भी शुगर हाई हो जाता है। अच्छा। और कुछ होंगे जिनको उनसे शुगर इतनी हाई नहीं जाती, पर आप उनको चावल खिला दो तो तुरंत बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है शुगर। तो हर एक का बॉडी का अपना एक पैटर्न रहता है, कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर से आप उसको ज़्यादा समझ सकते हैं कि मेरे बॉडी को क्या सूट करता है जी। क्योंकि अभी अवेयरनेस इतनी है कि लोग अगर डायबिटिक है तो ग्लूकोमीटर रखते हैं, खुद रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, वो करना भी चाहिए जी। और एक बात, फ्रूट्स सारे तो हम भी नहीं खिलाते। जैसे मैं कहूँ केला है, इनिशियली जब अभी अभी हमारे पास आए हैं और अभी अभी सीताफल का सीज़न है, पर हम उनको वो नहीं खिलाएंगे जी। एक थोड़ा जो मैंने आगे नेचुरोपैथी के सिद्धांत में सुनाया कि इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा शुद्धिकरण होने के बाद ये फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे आम की भी बात करो, एकदम से आम नहीं खिलाए जाते, जो भी और सीजनल फ्रूट्स है, जैसे मैं कहूँ ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, बेरीज़ है, ग्रेप्स है। आप मानेंगे नहीं, ग्रेप्स तो डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन ऐसे हमारे बहुत पेशेंट्स रह चुके हैं जिनको 3 टाइम इंसुलिन रहता था, तो ओवरऑल दिन के 40 यूनिट अगर उनके बॉडी में जा रहे हैं, लेकिन ग्रेप फास्टिंग से उनका इंसुलिन छुड़ाया हो। अब इसके लिए थोड़ा सा एक करेज चाहिए कि हम करेंगे, सामने वाले का इतना फेथ चाहिए हमारे अंदर कि हाँ ये करा रहे हैं, मुझे नुकसान नहीं होगा, और रियली वो नुकसान नहीं होता है। आज शायद 1, 1.5, 2 साल हो चुके हैं उनको कि वो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। जैक फ्रूट जो इतना स्वीट आता है, हैवी है, फिर आम है जो वो लोग कहते हैं मैंने 7-10 साल से खाए ही नहीं है क्योंकि शुगर बढ़ जाता था, तो आज इजीली खा रहे हैं। तो नेचुरल चीज़, ये शरीर नेचर से बना है। पहली चीज़, 5 तत्वों ने इस शरीर को बना के दिया है, वही 5 तत्व अगर कुछ पकाकर मुझे देते हैं तो मेजॉरिटी वो मुझे हार्म नहीं करेंगे अगर मैं उसे राइट तरीके से लूँगी तो सही भूख लगने पर डायबिटिक पेशेंट भी चबा चबा कर कोई चीज़ ले लेना तो उतना नुकसान नहीं होता है जितना बिना भूख के बिना चबाए लेने से होता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा, जैसे डिसीज़ की बात चल रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकदम नॉर्मल लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, पर अचानक से ना पता चलता है कि इस इंसान को एक बड़ी क्रॉनिक डिसीज़ ने पकड़ लिया है। और कई बार तो चलो कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो कि जिसके सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कुछ जैसे किडनी लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे हमारी फैमिली में ही डायलिसिस के पेशेंट्स हुए, तो ऐसा अचानक से जो आता है ना, उसके बाद में फिर संभल नहीं पाते हैं, लाइक फिर सीधा डॉक्टर बोलते हैं कि भाई नाउ यू हैव टू डू डायलिसिस, दिस नॉट अदर ऑप्शन है ही नहीं कोई। और फिर उस टाइम में अगर कोई खाने पीने का बहुत शौकीन हो, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने अपनी फैमिली में देखा एक केस, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए ना कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो कभी ऐसी नौबत में नहीं जाएं, सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कि जिनके शरीर में अगर कोई बीमारी पनप भी रही हो तो वो, मान लीजिए सपोज अगर किडनी डिसऑर्डर हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, तो कैसे पता करें कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन में या शरीर में कोई ऐसी डिसीज़ अंदर पनप रही है कि नहीं? कोई नेचुरोपैथी में ऐसा सिम्टम या कुछ ऐसा पता चलता है क्या? तो डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं ना, कैसे हम डायग्नोस करें? रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर अचानक से एक बीमारी आ गई है। जी, जैसे मैं किडनी की बात करूं या लिवर की बात करूं,
तो बहुत बार ऐसा देखते हैं कि ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शरीर ठीक नहीं होता है जी। तो एक है कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, दूसरा है आप सोनोग्राफी कराइए। अच्छा। हाँ, यूएसजी एब्डोमेन जो कराते हैं उसमें किडनी का, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट्स में आप केमिकली हमारे ऑर्गन्स ठीक है या नहीं वो समझ सकते हैं, पता चलता है, लेकिन जब आप स्कैनिंग कराते हैं तो वो फिजिकल हो जाता है। उसमें आता है जैसे किडनी श्रिंक हो गई, या लिवर की बात करें तो फैटी लिवर है, फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, तो वो स्कैनिंग से पता चलता है। कई बार ऐसा होता है सिरोसिस पेशेंट्स के एलएफटी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन स्कैनिंग में पता, सिरोसिस इज 3rd स्टेज ऑफ लिवर डैमेज, तब तक आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। तो उसमें बॉडी बहुत कुछ कहता है, जैसे लिवर के केस में या किडनी वालों के केस में तो भूख अचानक से कम होने लगती है, या फिर बहुत वीकनेस लगती है, उनको काम करने में रुचि नहीं लगती, थकान सी लगती है। दूसरा, उनके यूरिन में झाग आता है। तो ये एक मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है कि यूरिन में झाग आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों आ रहा है, या मैं इसको इम्पोर्टेंस दूँ भी या नहीं। तो सालों तक ऐसे खींच रहे हैं, फिर जिस दिन रिपोर्ट निकलवाते हैं तो पता चलता है अरे क्रिएटिनिन 3-4 तक पहुंच गया, किडनी 70-80% तक डैमेज हो गई, जीएफआर अब 20 भी नहीं रहा है। तो डॉक्टर तो सीधा डायलिसिस बोलेंगे, विच इज़ राइट। अब ऐसी कंडीशन पे आपको उसको रिवर्स करना है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। वो नेचुरली भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कहूँ कि लिवर के केस में होप्स बनी रहती है अगर आप परहेज़ में रह सकते हैं तो। मैं एक बात भाई जी बहुत क्लियर, क्योंकि लोग सुनेंगे तो बताना चाहती हूँ। नेचुरोपैथी एक प्रकार की तपस्या है। अगर आप सोचो कि मैंने कुछ ले लिया मैं ठीक हो गई, वो वैसी पैथी नहीं है, वो एक तपस्या है। और वो तन की तपस्या है भी नहीं, वो मन की तपस्या है। क्योंकि अगर मेरे शरीर में कोई रोग है और मुझे कुछ त्याग करना पड़ रहा है तो वो मन की तपस्या हो जाती है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उस कंडीशन से निकल सकती हूँ जी। हमारे पास ऐसे हैं सिरोसिस के केस भी कि आज बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनको इतने मोटे मोटे स्वेलिंग रहते हैं पैरों के अंदर, जैसे थाई और इसके काफ के बीच में आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, इतना स्वेलिंग, पर आज एकदम नॉर्मल और अच्छे से जी रहे हैं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई झाग नहीं यूरिन में, कोई भूख की प्रॉब्लम नहीं, कोई पाचन की प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉमिटिंग की सेंस नहीं। तो ये करने के लिए फिर थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। पर आपने जैसे पूछा कि क्या उनको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी कि पहले तो मन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर कोई व्यक्ति मन को तैयार नहीं कर सकता तो डायलिसिस ही बेस्ट है, अगर किडनी डिसीज़ वाले हैं तो हेल्दी रहने के लिए ये बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। किंजल सिस्टर ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, जितना मुझे समझ में आया कि ये शरीर को बोला जाता है कि भाई ये बहुत कीमती है। एक ह्यूमन शरीर की अगर हम वैल्यू निकालने जाएं पैसों में, धन में, तो असंभव है। लेकिन फिर भी मैंने देखा था करोड़्स, लाइक कोई तो बॉडी किसी ने बेची 220 करोड़ रुपीज़ में वो बॉडी, बिकॉज उसका लीवर, उसकी किडनी, उसका सब कुछ बिकता है। लेकिन अगर ख़रीदने जाओ तो कुछ नहीं मिलता है। सो बेहतर है कि जब तक हमारे शरीर में वो ऑर्गन हमारा साथ दे रहे हैं तो हम एक राजा की तरह हम उनको अपने मंत्री या जो भी हमारा राज्य भार चला रहे हैं उनका ध्यान रखें, ये हमारा कर्तव्य है। और जैसा कि आपको पता है कि माइंडफुल मोमेंट्स का एक टाइमिंग होता है। बातें बहुत सारी बाकी रह गई, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम इस एपिसोड को ख़त्म करने का हुआ है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक और एपिसोड हम लोग किंजल सिस्टर करें, और जिसमें थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और गहराई में जाके हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी थॉट दें जिससे वो घर में अपने आप को स्वस्थ बना सकें और हमेशा स्माइल करते रहें। अभी कर रहे हैं ना प्लीज़, ऐसे स्माइल करने से भी कुछ रोग दूर हो जाते हैं ना। हाँ जी। खुशी का तो रोल है, बोलते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो ऐसी खुशी की खुराक आप खाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं। एक बार फिर से माइंडफुल मोमेंट्स के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी किंजल सिस्टर से, जिसमें हम कुछ और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की थेरेपीज़ कहें या टिप्स कहें या बातें कहें, वो जानेंगे। शुक्रिया। मैं हरीश मोयाल, थैंक यू वेरी मच, एंड किंजल सिस्टर, थैंक यू।
ओम शांति।